नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे वर्ग 1 में पूछी गई पेडागोजी की सीरीज को। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ पेपरों को, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज कुछ नए 15 क्वेश्चन को हम लेकर इस वीडियो में आए हैं, जो कि आपके वर्ग 1 की पेडागोजी में पूछे गए थे, जो आपकी वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को देखिए अंत तक, और प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है, तो परीक्षा ऐप के द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपको 299 में प्रोवाइड थी। लेकिन अगर आप APN 50 कोड का यूज करते हैं तो आपको ये 50% डिस्काउंट के साथ 149 में मिल जाएगी। तो अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है वो 5 फरवरी 2019 में हुआ था, वो पेपर है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई थी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेडागोजी में फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवाद के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? मनोविश्लेषणवाद का पिता कौन है? फ्रायड, एरिक्सन, मास्लो या फिर पियाजे? तो सभी को पता है कि मनोविश्लेषणवाद का पिता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आधिकारिक स्तर पर शिक्षण निम्न होता है। आधिकारिक स्तर पर शिक्षण किस प्रकार होता है? प्रधान अध्यापक केंद्रित, अभिभावक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित? तो आधिकारिक स्तर पर जो मतलब होता है शिक्षण, वो होता है आपका शिक्षक केंद्रित होता है आधिकारिक स्तर पर। नहीं तो होना किस प्रकार से चाहिए? होना चाहिए बाल केंद्रित, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है स्कूलों की, उसमें आधिकारिक स्तर पर होता है, मतलब कि शिक्षक केंद्रित होता है। जो शिक्षक को पढ़ाना है उसी के अनुसार उनको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कि आधिकारिक स्तर पर शिक्षण होता है, वो किस प्रकार का होता है? शिक्षक केंद्रित, ना कि बाल केंद्रित। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि किसी संदर्भ में भाषा का जो आप प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में भाषा के नियमों को क्या कहा जाता है? यानी किसी संदर्भ में आप भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं, तो उस तरीके को भाषा के नियमों में क्या कहा जाता है? आपको बताना है। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स या प्रीमेटिक्स? तो किसी संदर्भ में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग क्या कहलाता है? प्रीमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेगमेटिक कहलाता है। तो किसी भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग प्रेगमेटिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। माइक्रो टीचिंग है। देखिए किस प्रकार के आसान प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आसान भी थे कि माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग क्या है? तो सभी को पता है, एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग से संबंधित और भी फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे और भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि ये सभी पेडागोजी में जुड़ रखा है अलग से माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है, जिसमें शिक्षक को पढ़ाने के तरीकों के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए। जो एक अनुसंधान डिजाइन है उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी हो सकती है? केवल 2, या जितना अधिक डिजाइन अनुमति देता है उतनी, या कोई सीमा नहीं, या केवल 1? तो एक अनुसंधान डिजाइन में जो स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए, वो जितना अधिक डिजाइन अनुमति देता है उतनी आप उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या रख सकते हैं। किसमें? अनुसंधान डिजाइन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक परीक्षण में प्राप्त समांक की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जो एक परीक्षण है उसमें कुछ अंक प्राप्त हुए हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए क्या आवश्यक है? एक संख्याविद के परामर्श की आवश्यकता है, या फिर प्राप्त अंकों को मानक विचलन में परिवर्तित करें, या फिर प्राप्त अंकों को मानक अंकों में परिवर्तित करके उसको प्रदर्शित करें, या फिर उन्हें वैसे ही संप्रेषित करें जैसे वे प्राप्त हुए हैं? तो प्रश्न को समझना कि एक परीक्षण में कुछ अंक प्राप्त हुए हैं, उनको किस प्रकार से आप
प्रदर्शित करेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्राप्त अंकों को क्या करना होगा, आपको मानक अंकों में परिवर्तित करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि एक परीक्षण में प्राप्त यथा प्राप्त समांक को आप मानक अंकों में परिवर्तित करके ही प्रदर्शित करें। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। तो शैक्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं। शैक्षिक सर्वेक्षण निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं। केस स्टडी का, निदानक अनुसंधान का, साक्षात्कार का या फिर प्रायोगिक विधि का। तो शैक्षिक सर्वेक्षण है जो किस विधि का प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 डेटा क्रमांक 8 है, डेटा संग्रह की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है। जो डेटा संग्रहण करना है उसके लिए प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि प्रायोगिक विधि के माध्यम से प्राप्त होने वाले परिणाम वैश्विक रूप से प्रयोज्य होते हैं, यानी वैश्विक रूप से प्रयोग में लाए जा सकते हैं प्रायोगिक विधि के प्राप्त परिणाम, या फिर प्रायोगिक स्थिति की प्रतिकृति बनाई जा सकती है, या फिर अध्ययन के लिए कि जाने वाले विषय के लिए व्यक्ति के विचारों व भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, या फिर यह व्यक्ति की समझ का व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो डेटा संग्रहण की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि जो प्रायोगिक स्थिति की जो है वो प्रतिकृति बनाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है, प्रतिकृति बनाई जा सकती है। तो डेटा संग्रहण की विधियों में प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि प्रायोगिक स्थिति में इसकी प्रतिलिपि या प्रतिकृति बनाई जा सकती है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, निम्न में से क्या अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। निम्न में से क्या अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। टी समूह ग्रुप, CL या फिर क्रमादेशित अनुदेश, या फिर मीडिया एवं प्रिंटिंग उपकरण। तो अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वो है आपका टी समूह ग्रुप। क्या संबंधित नहीं है, टी समूह ग्रुप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन क्रिया को प्रतिबिंबित करता है। एक मनोवैज्ञानिक थे कोल्ब, उनके द्वारा एक प्रायोगिक अध्ययन क्रिया दी गई थी, उसके लिए जो कौन सा सही अनुक्रम है, उसके जो सोपान थे उसके क्रम कौन से सही हैं। अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, अनुभव, प्रक्रमण, ये सही है, या फिर प्रक्रमण उसके बाद अनुभव, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, या फिर सामान्यीकरण, अनुभव, प्रक्रमण, अनुप्रयोग, या फिर अनुभव, प्रक्रमण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि अनुक्रम कोल्ब द्वारा जो उल्लेखित किया गया था प्रायोगिक अध्ययन विधि में, उसमें जो सही क्रम था वो था सबसे पहले उसका अनुभव प्रदान किया जाए, फिर उससे संबंधित प्रक्रमण किए जाए और उसका सामान्यीकरण किया जाए, फिर उसके अनुप्रयोग किए जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन विधि को कौन प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर 4, अनुभव, प्रक्रमण, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। कौन सा व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत है जो बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। संज्ञानात्मक, पारिस्थितिक, मनोवेगीय या फिर मनोसामाजिक। तो आपको बताना है कौन सा है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो व्यक्तित्व विकास के बाल्यकाल को अनुभवों को अधिक महत्व देता है वो है आपका मनोवेगीय। कौन सा, मनोवेगीय, जिसको कहते हैं साइको डायनामिक। व्यक्तित्व जो है वो बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है। मित्रों, ये प्रश्न डायरेक्ट वर्ग 3 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए 1 फैक्ट क्वेश्चन है और इनका विस्तार इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें अधिक टाइम लग सकता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को देख रहे हैं। बाकी आप इनसे संबंधित प्रश्नों को पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र पर द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है।
तो वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम विकास में किस क्षेत्र में भूमिका निभाई है? आनुवंशिक में, आर्थिक में, भौतिक में या फिर सामाजिक में? तो सभी को पता है कि वाइगोत्स्की ने बालक के अधिगम में सामाजिक क्षेत्र में भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन कैसे संबंधित थे? देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या है, रिश्तेदारी निकाल दो इनकी। फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन कैसे संबंधित थे? कोई संबंध नहीं था, दोस्त थे, चचेरे भाई थे या भाई थे? तो जो फ्रांसिस गाल्टन हैं और चार्ल्स डार्विन हैं, ये दोनों कैसे थे? कजिन थे, यानी चचेरे भाई थे। दोनों फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन कौन थे? चचेरे भाई थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं और प्रश्न 14 जो आपका है वो है लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल पकड़ने के लिए अंगुलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग निरूपित करता है। तो ये प्रश्न कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है और ज्यों का त्यों इस परीक्षा में भी था। तो आप ये मत सोचिए कि पुराने प्रश्न इसमें नहीं आएंगे, आ सकते हैं। किस प्रकार का बिल्कुल आसान प्रश्न है कि पहले जो बच्चा है वो अंगुलियों को पकड़ने के सीखने के लिए पूरे हाथ का उपयोग सीखता है, इसके बाद अंगुलियों का उपयोग सीखेगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये तो सभी को पता है कौन सा है, प्रॉक्सिमा डिस्टल सिद्धांत। कौन सा? प्रॉक्सिमा डिस्टल सिद्धांत। पहले पूरे हाथ को चलाना सीखेगा, फिर उंगलियों को चलाना सीखेगा। और इसमें एक और सिद्धांत है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सेफेलोकैडल सिद्धांत क्या होता है, जब सिर से पैरों की ओर विकास हो, या जिसे कहते हैं हम सिरापुच्छीय विकास, तो उसको कहा जाता है सेफेलोकैडल। और अगर केंद्र से बाहर की ओर हो तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमा डिस्टल। किसके द्वारा दिए गए थे? तो कुप्पुस्वामी द्वारा दिया गया था सेफेलोकैडल और प्रॉक्सिमा डिस्टल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरटीई अधिनियम संबंधित है, तो ये तो सभी को मालूम होगा, और जिनको मालूम नहीं है तो अभी तक क्या पढ़ाई की, आपका तो व्यर्थ है पढ़ना, क्योंकि आरटीई अधिनियम सभी को पता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्ग 1 में पीईबी ने पूछे थे पेडागोजी के रूप में। तो ये पीईबी की पेडागोजी है, इसके विश्लेषण के आधार पर हम अपनी एमपीटेट की तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।